in which the initial and final state are same. मतलब वो जहाँ से चालू हुई वहीं पर वापस पहुँच जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बनाऊँ टीवी डायग्राम पर, प्रोसेस है 1 से स्टार्ट हुई, ये घूम फिर के वापस 2 पर आ गई। इनिशियल और फाइनल स्टेट उसकी सेम पर, यानी पानी नीचे गिर जाएगा। तो उसकी जो तो इंटरनल एनर्जी किसी भी सिस्टम की जो एनर्जी, वो एनर्जी होती है जो मॉलिक्यूलर जो मोशंस है और मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन की वजह से उसके अंदर आती है, उसको हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, द एनर्जी द एनर्जी possessed by the system, due to molecular motion, due to molecular motion and molecular configuration. दो चीजों की वजह से इंटरनल एनर्जी आ रही है। इंटरनल एनर्जी को हम शो कर रहे हैं यू से, और ये यू जो है वो समेशन है यू के प्लस यू पी। यू के का मतलब है मॉलिक्यूलर मोशन की वजह से इंटरनल एनर्जी, और एक यू पी का मतलब है मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन की वजह से इंटरनल एनर्जी। तो यू के जो है वो है इंटरनल एनर्जी ड्यू टू मॉलिक्यूलर मोशन, मॉलिक्यूलर मोशन। और यूपी का मतलब है इंटरनल एनर्जी ड्यू टू मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन। ड्यू टू मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन। आइडियल गैस की अगर हम बात करें तो आइडियल गैस के केस में जो कॉन्फ़िगरेशन है, उस कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो इंटरनल एनर्जी है वो होती है ज़ीरो। तो इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ बच जाती है किसकी वजह से? मॉलिक्यूलर मोशन। मॉलिक्यूलर मोशन की वजह से, यानी कि वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाती है। ठीक है? तो फॉर एन आइडियल गैस, नोट लगा के मैं लिख देता हूं। फॉर एन आइडियल गैस, यूपी इक्वल्स टू जीरो। यूपी इक्वल्स टू जीरो हो गया तो यू जो रह जाता है वो रह जाता है केवल यू के। यू के मतलब सिर्फ और सिर्फ मॉलिक्यूलर मोशन की वजह से जो एनर्जी है वो। तो एनर्जी ड्यू टू मॉलिक्यूलर मोशन, एनर्जी ड्यू टू मॉलिक्यूलर मोशन। अब अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ है तो फॉर डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ, फॉर डी ओ एफ एफ, इंटरनल एनर्जी जो होती है वो होती है एफ बाई टू आर टी, और नंबर ऑफ मोल्स एन है तो हो जाती है एन एफ बाई टू आर टी। ठीक है? एन एफ बाई टू आर टी। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम और इंटरनल एनर्जी के बीच में रिलेशन है, जो आपको कई बार देखने को मिलेगा, कई सारे क्वेश्चंस में हमें काम आएगा। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो सीवी है, सीवी वो बराबर लेते हैं हम एफ बाई टू आर। तो यहां से मैं लिख सकता हूं u इक्वल्स टू सी वी इंटू टी। यहां से क्या लिख सकता हूं? u इक्वल्स टू सी वी इंटू टी। और यहां से मेरे को पता लग रहा है कि u जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। u है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। u डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर कहलाता है जूल्स लॉ। ठीक है? इसको हम कहते हैं जूल्स लॉ। जूल्स लॉ। जूल्स लॉ क्या कहता है कि जो इंटरनल एनर्जी किसी सिस्टम की है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है। अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ, इंटरनल एनर्जी
is directly proportional to absolute temperature. क्लियर है यहां तक? मैं किसी गैस के लिए बात करूं, फॉर एनी गैस, फॉर अ गैस, फॉर एनी प्रोसेस, फॉर अ गैस, फॉर एनी प्रोसेस, जो U है उसको हम किसके बराबर लिखते हैं? एन सी वी डेल्टा टी, अगर नंबर ऑफ मोल से ले रहे हैं, या फिर हम लिखते हैं एम सी वी डेल्टा टी अगर हम मास में ले रहे हैं। तो सीवी जो है वो कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर स्पेसिफिक हीट है। सीवी का मतलब क्या है? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब देखो, हमने रिलेशन लिखा था Cp अपॉन Cv इक्वल्स टू गामा, और Cp माइनस Cv इक्वल्स टू होता है R। ठीक, तो अगर मैं Cv कॉमन निकाल लूँ यहाँ से, तो ये बन जाता है Cp ओवर Cv माइनस 1 इक्वल्स टू R। Cp ओवर Cv किसके बराबर है? गामा। इसको लिख दिया मैंने गामा माइनस 1 इक्वल्स टू R। तो यहाँ से Cv की वैल्यू हो जाती है R ओवर गामा माइनस 1। Cv की वैल्यू हो जाती है R ओवर गामा माइनस 1, और Cp की वैल्यू निकाल सकते हो, तो Cp की वैल्यू हो जाएगी गामा R अपॉन गामा माइनस 1। ठीक है, ये वैल्यू आपको याद रखनी है। तो ये जो वैल्यू है इसको मैं लिख सकता हूं एम आर ओवर गामा माइनस 1 इंटू डेल्टा टी, या फिर इसको हम लिख सकते हैं एन आर डेल्टा टी ओवर गामा माइनस 1। ये U की वैल्यू हो गई। क्लियर है यहां तक? अब ये जो डेल्टा टी है, इस डेल्टा टी का मतलब है टेम्परेचर डिफरेंस। यहां पर जो लिखा हुआ है डेल्टा टी स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर डिफरेंस, यानी कि टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो यहां से जो U है उसको लिखा जा सकता है एन आर टी एफ माइनस टी आई ओवर गामा माइनस 1। इसको अगर मैं और सिंप्लीफाई करूं, तो एन आर टी एफ माइनस एन आर टी आई ओवर गामा माइनस 1। अब सिंस पी वी इक्वल्स टू होता है एन आर टी या म्यू आर टी, तो ये जो फॉर्मूला है वो ऐसा भी लिखा जा सकता है पी एफ मतलब फाइनल प्रेशर, वी एफ मतलब फाइनल वॉल्यूम, पी आई वी आई ओवर गामा माइनस 1। तो ये अलग अलग फॉर्म्स बन गए इंटरनल एनर्जी के, पर इन सभी फॉर्म्स में एक चीज हमें देखने को मिल रही है, जो इंटरनल एनर्जी है वो डिपेंड कर रही है फाइनल टेम्परेचर और इनिशियल टेम्परेचर पर। वो पाथ पर डिपेंड नहीं कर रही है, वो फाइनल और इनिशियल पोजीशन पर डिपेंड कर रही है। तो फ्रॉम हेयर वी कैन सी दैट internal energy depends on initial and final position, initial and final state. It does not depend on path. It does not depends on path. It only depends on initial and final state. तो क्योंकि ये केवल और केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट पर डिपेंड कर रही है, इसलिए ये पॉइंट फंक्शन होती है, पाथ फंक्शन नहीं होती। Hence internal energy is a point function. इंटरनल एनर्जी जो होती है वो पॉइंट फंक्शन होती है, और कोई भी जो पॉइंट फंक्शन होता है साइक्लिक प्रोसेस के लिए उसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है? जीरो होती है, या ऐसा मैं कह लूं चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस इज जीरो। चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर अ साइक्लिक प्रोसेस इज जीरो। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब ये नहीं है कि वो साइकिल में ही चले।
साइक्लिक प्रोसेस का मतलब ये नहीं कि वो सर्किल जैसा कुछ हो। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब है ऐसी प्रोसेस जिसकी इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम हो। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब है प्रोसेस इन विच इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स आर सेम हो गई। तो अगर मैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना चाहता हूँ, वो क्या है, यू एफ माइनस यू आई। अब क्योंकि इनिशियल और फाइनल स्टेट दोनों सेम हो गई, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्लियर? तो पता होगी, नहीं पता है तो सुन लो। एक रिलेशन तुम लोगों ने देखा होगा, W इक्वल्स टू जे क्यू। W इक्वल्स टू जे क्यू। यहाँ जो W है इसको बोलते हैं वर्क, ये जो है Q इसको हम बोलते हैं हीट, और जो J है J इसको कहा जाता है मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट या जूल कांस्टेंट। मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट और जूल कांस्टेंट। ये जूल कांस्टेंट जो है ये कांस्टेंट नहीं है, इट इज नाइदर अ कांस्टेंट और नॉर अ फिजिकल क्वांटिटी, इट इज अ कन्वर्जन फैक्टर। ठीक है, इट इज neither a constant nor a physical quantity. Physical quantity, it is a conversion factor. ये कन्वर्जन फैक्टर होता है, इसकी वैल्यू आप जानते हो, 1 कैलोरी इक्वल्स टू 4.18 या 4.20 जूल होती है। क्लियर है? चलो कुछ क्वेश्चन करेंगे पहले, फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन इज वाटर फॉल्स फ्रॉम अ हाइट, वाटर फॉल्स फ्रॉम अ हाइट of 210 meter. Water falls from a height of 210 meter. Assuming whole of energy due to fall is converted into heat. The rise in temperature of water would be J की जो वैल्यू है वो दी गई है हमें 4.3 जूल पर कैलोरी। ऑप्शंस दिए हैं 42 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी दिया है 49 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी हमें दिया है 0.49 डिग्री सेंटीग्रेड, और ऑप्शन डी हमें दिया है 4.9 डिग्री सेंटीग्रेड। 210 मीटर यानी कि पानी नीचे गिर रहा है, तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज हो रही है, लॉस हो रहा है उसमें, और जो थर्मल एनर्जी है वाटर की उसमें इंक्रीज हो रहा है। क्या लिखेंगे, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर इक्वल्स टू J increase in thermal energy of water. Thermal energy of water. अब लॉस कितना हुआ, वो हुआ mgh और J, और इंक्रीज कितना हुआ mc डेल्टा T। ठीक है, तो m से m खत्म हो गया। G की वैल्यू कितनी लिखो, 9.8 या 10 लिख लो, और जो H है, H की वैल्यू कितनी है 210, तो इसको लिख दो 210। J की वैल्यू कितनी हो गई 4.3, ये वैल्यू है 4.3।
और वाटर का जो पानी है, पानी की जो स्पेसिफिक हीट है, अगर उसको ग्राम में लिखना है तो वो होगी 1000। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर अगर कैलोरी में लिखी जा रही है तो वो होगी 1000। ठीक है, तो यहां से हमें निकालना है डेल्टा टी। तो डेल्टा टी जो निकल के आएगा यहां से, उसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.49 डिग्री सेंटीग्रेड। आंसर आ जाएगा सी। क्लियर है यहां तक? क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोला है हेल स्टोन at 0 degree centigrade falls from a height of from a height of 1 kilometer on an insulating surface. Converting whole of its kinetic energy into heat. What part of its what part of its it what part of it will melt? What part of it will melt? इसका कौन सा पार्ट मेल्ट हो जाएगा? जी की वैल्यू हमें दे रखी है 10। ऑप्शन ए है 1/33, ऑप्शन बी है 1/8, ऑप्शन सी है 1/33 इंटू 10⁻⁻⁴, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ इट विल मेल्ट। इट विल मेल्ट। करना कैसे है इसको? सबसे पहले तो रिलेशन वही लगेगा, W इक्वल्स टू जे क्यू। W का मतलब है वर्क और Q का मतलब है हीट। W तो यहाँ पर क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि हाइट से नीचे गिर रही है। डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये तो सीधा सीधा आ गया डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी जे और क्यू। अब सवाल ये है कि क्यू की वैल्यू क्या लो, यहाँ पर टेम्परेचर तो दिया नहीं है। यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है कि मेल्ट और ये मेल्ट, मेल्ट और ये मेल्ट। अब मैंने आपको कहा था चेंज ऑफ स्टेट, चाहे वो मेल्टिंग है चाहे बॉइलिंग है, उसके लिए जो हम हीट लेते हैं वो लेते हैं लेटेंट हीट, जिसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? m इंटू एल। जिसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? m इंटू एल। तो कितनी गिर रही है? ये गिर रही है mgh। तो mgh जे, और मेल्ट हो रही है तो कितनी मेल्ट होगी? m डैश और l। l का मतलब होता है लेटेंट हीट। आइस की जो लेटेंट हीट होती है वो होती है 80 कैलोरी पर ग्राम, और आइस इसकी वैल्यू होती है L इक्वल्स टू 80 कैलोरी पर ग्राम। ठीक, तो M वो टोटल मास है इसका आइस का, तो ये M हो गया। G की वैल्यू 10, H कितना है? 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर कितना हो गया? 1000। J की वैल्यू कितनी हो गई? 4.2। J की वैल्यू हमने कितनी ले ली? 4.18 या 4.2। M डैश ये हमें निकालना है। L की वैल्यू कितनी हो गई? 80 ग्राम में है तो 10⁻⁻3। यहां से हमें निकालना है M डैश ओवर M। M डैश ओवर M, M डैश ओवर M कितना हो गया? 1/33। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर? जब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो उनमें ध्यान रखोगे कि क्या बोला गया है। मेल्ट बोला गया है, बॉइलिंग बोला गया है, तो उसका मतलब है कि चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है। चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है तो इसका मतलब हमें लगानी है कौन सी हीट? लेटेंट हीट। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इट इज नॉट
एनी इट डज नॉट हैज एनी मैथमेटिकल प्रूफ, इसका कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है, ये केवल और केवल स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट क्या है? एक साइक्लिक प्रोसेस में सिस्टम को दी गई हीट इसमें कन्वर्ट हो जाती है, वर्क में कन्वर्ट हो जाती है, या एक साइक्लिक प्रोसेस के लिए हीट और वर्क आपस में कन्वर्टेबल होते हैं। तो फॉर अ क्लोज सिस्टम फॉर अ क्लोज सिस्टम in a cyclic process in a cyclic process in a cyclic process heat and work are convertible or equal to each other। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है डेल क्यू इक्वल्स टू होता है डेल डब्ल्यू। ये स्टेटमेंट है, केवल और केवल स्टेटमेंट है। डेफिनेशंस बनाई जाती है, अब वो डेफिनेशंस के जितने भी हैं वो सारे के सारे प्रूफ है, मैं उन प्रूफ में नहीं जाऊंगा, यानी कि उनके मैथमेटिकल प्रूव किए हुए हैं कि कैसा आ रहा है कोई चीज। मैं सिर्फ और सिर्फ आपको डायरेक्ट जो इक्वेशंस यूज होती हैं वो हम बताएं, वो मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा फॉर अ नॉन फ्लो प्रोसेस। नॉन फ्लो प्रोसेस एंड क्लोज सिस्टम, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ये इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ी होगी, इसको हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, या नॉन फ्लो इक्वेशन कहते हैं हम इसको। तो हम कहते हैं नॉन फ्लो इक्वेशन या इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। यहाँ पर जो Q है वो होता है हीट, W होता है जो होता है वर्क, और जो U है वो क्या होता है? इंटरनल एनर्जी। अब जो Q और W है, डेल Q एंड डेल W इज पाथ फंक्शन, बट डेल्टा U इज पॉइंट फंक्शन। डेल्टा U क्या होता है? वो पॉइंट फंक्शन होता है, बाकी सारे के सारे क्या होते हैं? पाथ फंक्शन होते हैं। साइन कन्वेंशन क्या लेना होता है? साइन कन्वेंशन जो हम यूज करते हैं वो करते हैं हीट गिवन टू द सिस्टम, उसको हम लेते हैं पॉजिटिव। हीट रिलीज्ड बाय सिस्टम, रिलीज्ड और हीट गिवन बाय सिस्टम, इसको हम लेते हैं नेगेटिव। अगर मैं बात करूं वर्क की, तो वर्क डन बाय सिस्टम, इसको हम लेते हैं पॉजिटिव। वर्क डन ऑन सिस्टम, इसको हम लेते हैं नेगेटिव। फॉर अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस फॉर अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस फॉर अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस कोई थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है, मान लो ऐसे प्रोसेस चल रही है, ये प्रोसेस चल रही है, ये 1 से लेके 2 तक जा रही है। तो इसके लिए हम ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन मैंने लिखी थी, इसको लिखा जा सकता है Q1 से 2 डेल्टा U21 और प्लस W12। क्लियर है यहां तक? अब क्वेश्चन करते हैं पहले कुछ, फिर आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन, if 150 joule if 150 joule heat is added
to a system and the work done by the system and the work done by the system is 110 joule, then change in internal energy will be ऑप्शन ए है 260 जूल, ऑप्शन बी है 150 जूल, ऑप्शन सी है 110 जूल और ऑप्शन डी है 40 जूल। डी आंसर आ गया, डी। डेल्टा क्यू डेल क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल डब्ल्यू। तो यहां से इसको सॉल्व करोगे, हीट इज एडेड मतलब पॉजिटिव लेना है, 150 इक्वल्स टू डेल्टा यू। वर्क डन बाय द सिस्टम है, डन बाय द सिस्टम को लेंगे पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा 110। तो यहां से डेल्टा यू निकल जाएगा कितना, 40 जूल। हमारे पास करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 40 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। व्हेन आइडियल डायटोमिक गैस, व्हेन एन आइडियल डायटोमिक गैस is heated at constant pressure, the fraction of heat energy, supplied, which increases the internal energy, of the gas। इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस इज, ऑप्शन ए है 2/5, ऑप्शन बी है 3/5, ऑप्शन सी है 3/7 और ऑप्शन डी है 5/7। आपको निकालना है डेल्टा यू ओवर डेल्टा क्यू। आपको इस क्वेश्चन में वैल्यू निकालनी है डेल्टा यू ओवर डेल्टा क्यू या डेल क्यू, यानी कि आपको सॉल्व करना है एन सी वी डेल्टा टी ओवर एन सी पी डेल्टा टी। एन से एन कटेगा। अब सीपी की वैल्यू अब तुम्हें पता है कैसे निकाली जाती है, वो देखो। अब तुम सीपी सीवी की वैल्यू क्या होती है वो देख लो। तो डेल्टा टी से डेल्टा टी कट गया, ये हो जाएगा 1 गामा, क्योंकि सीपी अपॉन सीवी होता है गामा। डाई एटॉमिक गैस के लिए गामा की वैल्यू क्या होती है मैंने तुम्हें बताया था, वो वैल्यू रखो, आंसर आ जाएगा। डाई एटॉमिक के लिए गामा होता है 7/5। डाई एटॉमिक के लिए गामा होता है 7/5। 5/7। तो आंसर कितना आ जाएगा, 5/7, ऑप्शन डी। 1/5 थोड़ी आएगा, 5/7। गामा की वैल्यू डाई एटॉमिक के लिए 7/5 होती है। A gas is compressed at constant pressure. A gas is compressed at constant pressure of 50 Newton per meter square from a volume of
फ्रॉम अ वॉल्यूम ऑफ 10 मीटर क्यूब टू अ वॉल्यूम ऑफ 4 मीटर क्यूब टू अ वॉल्यूम ऑफ 4 मीटर क्यूब, energy of 100 joule, energy of 100 joule is then added to the gas, added to the gas by heating. Its internal energy is, its internal energy is, ऑप्शन ए है increased by 400 joule, increased by 400 joule, ऑप्शन बी है increased by 200 joule, increased by 200 joule, ऑप्शन सी है increased by 100 joule, increased by 100 joule, और ऑप्शन डी है डिक्रीज बाय 200 जूल। देखो कैसे करना है। सबसे पहले यहां पर गिवन है कि कांस्टेंट प्रेशर है। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में वर्क डन कितना होता है, पीडीवी, पी V2 माइनस V1। प्रेशर की वैल्यू भी आपको दी हुई है और वॉल्यूम की वैल्यू भी दी हुई है, तो यहां से तो निकाल लेंगे हम वर्क डन। एनर्जी ऐड की जा रही है यानी कि Q की वैल्यू +100 है, वर्क डन हमें निकालना है, इंटरनल एनर्जी निकालनी है। तो हमारे पास होता है डेल्टा Q इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल W। तो ये हो गया 100, ये हो गया डेल्टा U, ये हो जाएगा P डेल्टा V। P की जो वैल्यू है P की वैल्यू है 50, V2 माइनस V1 यानी कि तो यहां से होगा 4 माइनस 10, 4 माइनस 10, ये आ जाएगा 100, ये आ गया 10 प्लस ये आ गया 6, माइनस का 6 आएगा और ये हो जाएगा -300। यहां से आ जाएगा -300, -300 ही आएगा ना, हाँ। तो डेल्टा यू की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 400 जूल, और ये पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब इंक्रीज हो रही है। तो आंसर आ जाएगा इंक्रीज बाय 400 जूल, ऑप्शन ए। यहां इस तरह से एक प्रोसेस बना के दिखाया है। ये है ए पॉइंट, ये है डी पॉइंट, ये है सी पॉइंट और ये है बी पॉइंट, और यहां से ए और सी भी दिखा रखा है। एक प्रोसेस प्रोसेस जो है वो इस तरह से फ्लो कर रहा है। ठीक है, पी ए की जो वैल्यू है वो दी हुई है 3 × 10⁴। प्रेशर एट ए इक्वल्स टू 3 × 10⁴ पास्कल। पी बी हमें दिया हुआ है 8 × 10⁴ पास्कल। वैल्यू वॉल्यूम ऑफ ए का जो वॉल्यूम है वो है 2 × 10⁻³ मीटर क्यूब, और वी डी जो हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ है 5 × 10⁻³ मीटर क्यूब। ए बी प्रोसेस में जो हीट है वो ऐड की जाती है 100 जूल। क्यू ए बी जो है वो है 600 जूल, क्यू ए बी। क्यू बी सी जो है उसकी वैल्यू दे रखी है हमें 200 जूल, क्यू बी सी की वैल्यू है 200 जूल। हमें निकालना है डेल्टा यू ए सी, हमें निकालना है डेल्टा यू ए सी। ऑप्शंस हमें दिए हैं, ऑप्शन ए है 560 जूल, ऑप्शन बी हमें दिया है, ऑप्शन बी हमें दिया है 800 जूल,
ऑप्शन सी हमें दिया है 600 जूल और ऑप्शन डी हमें दिया है 640 जूल। करना कैसे करोगे? ए, बी और सी, ये हो गया पी और ये हो गया वी। सबसे पहले तो ये पहचानो कि ए बी जो प्रोसेस है वो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। प्रोसेस ए बी इज कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम। तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है तो उसके लिए जो ए बी के लिए वर्क डन है वो कितना हो जाएगा? 0। और प्रोसेस बी सी जो है वो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है। प्रोसेस बी सी इज कांस्टेंट प्रेशर। तो ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है तो इसके लिए जो वर्क डन है वो कितना होगा? पी डेल्टा वी। प्रोसेस कैसे चल रही है? सी से बी, तो इसको क्या लिखोगे? पी वी बी माइनस वी सी। अब आपको वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम क्या दिया हुआ है? डी का जो वॉल्यूम होगा वो सी का वॉल्यूम होगा, तो सी का वॉल्यूम कितना है? 5 इंटू 10⁻³ और जो ए का वॉल्यूम है वही बी का वॉल्यूम होगा, वो कितना दे रखा है? 2 इंटू 10⁻³ तो ये हो जाएगा 5 माइनस 2। तो प्रेशर की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी? 8। 8 इंटू 10⁻⁴ और ये हो जाएगा 5 माइनस 2 इंटू 10⁻³ तो यहां से सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -240। ये माइनस आएगा क्योंकि मैंने यहां पर ये उल्टा लिख दिया है, ये माइनस आएगा -240। तो ऐसा कर लो आप, 2 माइनस 5 तो ये आएगा -240 जूल। तो यहां से और यहां तक का जो टोटल वर्क हो गया, टोटल वर्क कितना हो जाएगा? WAB प्लस WBC, या ऐसा लिखो इसको WBC प्लस WAB। WBC प्लस WBA। WBA या WAB तो हो गया 0। तो टोटल वर्क जो आ गया कहां से कहां तक? C से A तक। तो WCA टोटल वर्क जो आ गया, C से लेकर चल के आ रहे हैं ना A तक, तो टोटल वर्क आ गया -240 जूल से चल रहे हैं ऐसे। टोटल हीट निकाल लें अब, तो टोटल हीट कितनी आएगी? QCA इक्वल्स टू क्या आएगा? QCB और QBA। QBA अब हीट ऐड कर रहे हैं, CB में कितनी ऐड कर रहे हैं? 200 और 600 जूल यहां पर ऐड कर रहे हैं, तो ये कितना हो गया टोटल? 800। तो ये हो गया 800 टोटल हो गया। ठीक है, अच्छा अब यहां पर भी इसको माइनस करना पड़ेगा। ये माइनस क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि आपको गिवन है ए बी और हम निकाल रहे हैं बी ए। यहां पर गिवन है बी सी, हम निकाल रहे हैं सी ए। तो ये जो है यहां पर हमें निकालना है सी ए, तो सी ए उल्टा कर दिया उसका, कितना हो गया? -800 जूल। तो क्यू सी ए इक्वल्स टू होगा डेल्टा यू ए सी, फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट, और प्लस डब्ल्यू सी ए। तो क्यू सी ए की वैल्यू कितनी है? -800 जूल। डेल्टा यू ए सी हमें निकालना है, प्लस डब्ल्यू सी ए, इसकी वैल्यू कितनी है? -240 जूल। -240 जूल। तो यहां से हम जब सॉल्व करेंगे इसको तो ये आएगा डब्ल्यू यू ए सी। ए सी की वैल्यू आएगी, इधर जाएगा तो माइनस बचेगा, तो ये बचे वैल्यू बचेगी -560 जूल। हमें निकालना है सी ए, तो सी ए करोगे तो चेंज करोगे सी ए, तो ये कितना हो जाएगा? 560 जूल प्लस का आंसर कितना आ जाएगा? 560 जूल। 560 जूल। अब हमने जितनी अलग अलग प्रोसेस पढ़ी थी कल, उनको हम इंडिविजुअली पढ़ेंगे, उसमें हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस की। थोड़ा बहुत तो आपको आइडिया है, तो मैं उसकी डायरेक्ट वैल्यू लिखूंगा, आइसोथर्मल प्रोसेस।
तो आइसोथर्मल प्रोसेस कैसा प्रोसेस होता है? एक बहुत स्लो प्रोसेस है। PV इक्वल्स टू कांस्टेंट, इसके लिए n की वैल्यू होती है 1। इसके लिए वर्क डन हमने निकाला था कितना, P1 V1 ln V2 अपॉन V1, या फिर इसको लिख सकते हैं P2 V2 ln V2 अपॉन V1, या फिर इसको लिख सकते हैं P1 V1 ln P1 अपॉन P2, या फिर इसको लिख सकते हैं P2 V2 ln P1 अपॉन P2, या फिर MRT करके भी लिख सकते हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस है, इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो जो हीट है वो क्या होती है, mCV डेल्टा T। तो डेल्टा T जीरो हो जाएगा, तो इंटरनल एनर्जी इस प्रोसेस में क्या होती है, जीरो होती है। इंटरनल एनर्जी जीरो होती है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से अगर हम बात करें तो डेल्टा Q इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। तो डेल्टा Q जीरो हो जाएगा, तो डेल्टा Q इक्वल हो जाएगा डेल्टा W के। यानी कि एक आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए सिस्टम में किया गया काम या सिस्टम का जो भी काम होता है वो किसके बराबर होगा, हीट के इक्वल होगा। इक्वेशन ऑफ हीट से हमने स्टेट से यहां पर लिखा था P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, ये इक्वेशन है। इसका जो ग्राफ बनाया था हमने, वो ग्राफ किस तरह का था, इस तरह का ग्राफ था, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। यहां इस सिस्टम के लिए हमने स्लोप निकाली थी dp अपॉन dv। उस dp अपॉन dv की वैल्यू क्या आई थी, माइनस p अपॉन v, ये स्लोप आ गई थी। एग्जाम्पल इसके क्या क्या हो गए, एग्जाम्पल हो गए मेल्टिंग प्रोसेस। मेल्टिंग प्रोसेस यानी कि आइस जब मेल्ट होती है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, वो तो वो कांस्टेंट टेम्परेचर पर हो रही है। बॉइलिंग प्रोसेस, बॉइलिंग प्रोसेस ये किस पर हो रहा है, कांस्टेंट टेम्परेचर पर हो रहे हैं। क्लियर है यहां तक? फिर एक चीज अगर मैं आपको और बताऊं तो हमने पढ़ा है Q। Q इक्वल्स टू होता है mCV डेल्टा T या mC डेल्टा T। तो अगर मेरे को यहां से स्पेसिफिक हीट निकालनी हो, स्पेसिफिक हीट किसके बराबर हो जाएगी, Q अपॉन m डेल्टा T। अब सिंस टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा T की वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो Q अपॉन m इंटू जीरो, और ये आ जाएगा इनफाइनाइट। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए स्पेसिफिक हीट इनफाइनाइट होती है। तो फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस C जो है वो कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। स्पेसिफिक हीट कितनी होती है, इनफाइनाइट। एडियाबेटिक प्रोसेस वेरी फास्ट प्रोसेस, यहां पर ये और लिख लेना वेरी स्लो प्रोसेस। ये बहुत स्लो प्रोसेस है। वेरी फास्ट प्रोसेस, वेरी फास्ट प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस के अंदर जो Q है, हीट, हीट की वैल्यू होती है जीरो। डेल्टा Q की वैल्यू होती है जीरो। इक्वेशन जो हमने लिखी थी वो थी PV गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो यहां से हमारे पास बनता है P1 V1 गामा इक्वल्स टू P2 V2 गामा। अच्छा, यहां से एक चीज और लिख लेना, अब वो डेरिवेशन से मैं डायरेक्ट बता रहा हूं, ये याद रखना हमेशा बहुत काम आएगा। T2 अपॉन T1 इक्वल्स टू P2 अपॉन P1। वर्क डन की हमने वैल्यू निकाली थी, वर्क डन की वैल्यू क्या आई थी, वो आई थी P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस वन। इस वर्क डन को आप ऐसे भी लिख सकते हो NR T1 माइनस T2 अपॉन गामा माइनस वन। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स अगर लगाया जाए तो डेल Q इक्वल्स टू होता है डेल्टा U प्लस डेल W। तो ये हो गया जीरो, तो डेल्टा U प्लस डेल्टा W, यानी कि यहाँ पर डेल्टा U इक्वल हो गया माइनस ऑफ वर्क डन के। माइनस ऑफ वर्क डन का मतलब अगर आपको डेल्टा U की वैल्यू लिखनी है तो ये इक्वल हो जाएगा P2 V2 माइनस P1 V1, P2 V2 माइनस P1 V1 ओवर गामा माइनस वन। अगर इसका ग्राफ बनाया जाए, ग्राफ, तो ग्राफ कैसा बनेगा, PV का ये इस तरह का ग्राफ बन गया।
इसकी स्लोप हमने कल निकाली थी dp अपॉन dv, वो किसके बराबर आई थी, माइनस गामा p अपॉन p। ये स्लोप है इसकी। एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, सडन बस्टिंग ऑफ टायर, सडन बस्टिंग ऑफ सिलेंडर। इसके अलावा एक्सपेंशन जो होगा स्टीम का सिलेंडर में, वो साउंड वेव इन एयर एंड अदर गैसेस, ये सब कौन से प्रोसेस होते हैं, एडियाबैटिक। सडन कंप्रेशन और एक्सपेंशन ऑफ गैस इन अ कंटेनर with perfect non-conducting walls। दूसरा एग्जाम्पल, सडन बस्टिंग ऑफ सिलेंडर और टायर। तीसरा एग्जाम्पल, प्रोपोगेशन ऑफ साउंड वेव। इन एयर एंड अदर गैस। और फोर्थ एग्जाम्पल आप लिख सकते हो इसका, एक्सपेंशन ऑफ स्टीम इन द सिलेंडर ऑफ स्टीम इंजन। इन द सिलेंडर ऑफ स्टीम इंजन। अगर इसके लिए हमें स्पेसिफिक हीट निकालनी हो, इसके लिए स्पेसिफिक हीट तो C इक्वल्स टू क्या होगा, Q अपॉन एम डेल्टा टी। अब Q की वैल्यू क्या होती है, 0, तो यहां पर ये हो जाएगा 0 अपॉन एम डेल्टा टी। तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए जो स्पेसिफिक हीट होती है वो होती है 0। क्लियर है? चलो एक दो क्वेश्चन बताओ अब। क्वेश्चन है, ड्यूरिंग एन एडियाबेटिक प्रोसेस द प्रेशर ऑफ द गैस is found to be proportional to the cube of in its absolute temperature। The ratio of Cp over Cv for the gas is। ऑप्शन ए है 3/2, ऑप्शन बी है 4/3, ऑप्शन सी है 2 और ऑप्शन डी है 5/3। देखो भाई कैसे करना है, सुनो। अब यहां पर साफ साफ बोला है कि प्रेशर ऑफ द गैस इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। गिवन है T प्रोपोर्शनल टू T क्यूब है। T प्रोपोर्शनल टू T क्यूब हमने अभी पढ़ा, अभी मैंने आपको बताया था कि T2 अपॉन T1 जो है वो प्रोपोर्शनल है P2 अपॉन P1 गामा माइनस 1 अपॉन गामा। यानी कि यहां से अगर आप इसको कन्वर्ट करो तो P प्रोपोर्शनल हो जाएगा T पावर गामा अपॉन गामा माइनस 1।
गामा अपॉन गामा माइनस 1। इन दोनों को कंपेयर करोगे तो क्या मिलेगा, गामा अपॉन गामा माइनस 1 इक्वल्स टू 3। तो यहां से इसको सिंप्लीफाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 गामा माइनस 3। तो यहां से हमारे पास वैल्यू आती है गामा की वैल्यू आ जाती है 3/2। गामा की वैल्यू कितनी आ जाती है, 3/2। और गामा की वैल्यू क्या होती है, सीपी अपॉन सीबी। तो सीपी अपॉन सीबी कितना हो गया, 3/2। ऑप्शन कितना आ गया, इफ गामा इक्वल्स टू 2.5, if gamma is equals to 2.5 and volume is equals to 1.8 times to the initial value, to the initial volume, then pressure P prime is equal to, ऑप्शन ए हमें दिया है P prime is equals to P where P is initial pressure। ऑप्शन बी दिया है P prime is equals to 2P। ऑप्शन सी हमें दिया है P prime is equals to P into 2 power 15/2। और ऑप्शन डी हमें दिया है P प्राइम इक्वल्स टू 7P। देखो भाई कैसे करेंगे, इसको करेंगे हम P1V1 गामा इक्वल्स टू P2V2 गामा। तो P2 ओवर P1 इक्वल्स टू V1 अपॉन V2 पावर गामा। वॉल्यूम इज इक्वल टू 1.8 टाइम्स, यानी कि V2 की जो वैल्यू है वो 1.8 1/8 है। V2 इक्वल्स टू 1/8 V1। दैट मीन्स कि V1 अपॉन V2 की जो वैल्यू है वो 8 है। V1 अपॉन V2 की वैल्यू है 8। तो यहां से हमने लिखा P प्राइम ओवर P, ये हो गया 8। और गामा की जो वैल्यू हमें दे रखी है वो दे रखी है 2.5। 2.5 का मतलब हो गया 5/2। 5/2 ना। तो यहां से ये आ गया P प्राइम इक्वल्स टू P, और इसको 2 पावर 3 इंटू 5/2 लिख दिया मैंने। तो 5 इंटू 3 कितना होता है, 15। तो ये हो गया P इंटू 2 पावर 15/2, जो कि ऑप्शन हो गया सी। तो करेक्ट आंसर आ गया सी। अब दो प्रोसेस होती है, एक प्रोसेस होती है एक्सपेंशन और एक होती है कंप्रेशन। एक्सपेंशन और एक होती है कंप्रेशन। एक्सपेंशन का मतलब होता है एक्सपेंड करना। एक्सपेंशन का मतलब होता है एक्सपेंड करना। मैंने ये दो प्रोसेस बनाई, एक बनाई आइसोथर्मल और एक बनाई आइसो एडियाबैटिक। तो ये है आइसोथर्मल, एडियाबैटिक। एक्सपेंशन प्रोसेस में एडियाबैटिक का कर्व नीचे रहेगा, आइसोथर्मल का ऊपर रहेगा। मतलब इस चीज का क्या है, इस चीज का मतलब ये है कि एक्सपेंशन प्रोसेस में W वर्क डन इन आइसोथर्मल ज्यादा होगा किससे, एडियाबैटिक से। एडियाबैटिक प्रोसेस जब भी जो एक्सपेंशन प्रोसेस है वो जब भी होगा तो उसका मतलब है प्रेशर डिक्रीज कर रहा है ना। एक्सपेंशन प्रोसेस का मतलब है कि जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। फाइनल प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा इनिशियल प्रेशर से। फाइनल प्रेशर का जो है इनिशियल प्रेशर से कम हो जाएगा। वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, फाइनल वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम से ज्यादा हो जाएगा। और टेम्परेचर जो है फाइनल वो कम हो जाएगा इनिशियल टेम्परेचर से। सिमिलरली फाइनल टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा इनिशियल टेम्परेचर से। इसी तरह से कंप्रेशन प्रोसेस की जब हम बात करेंगे
कंप्रेशन का मतलब होता है कंप्रेस होना। कोई भी चीज़ जब कंप्रेस होगी तो कंप्रेस होने का मतलब है उसका जो प्रेशर है वो बढ़ रहा है, टेम्परेचर है जो इंक्रीज हो रहा है। ये किसका हो जाएगा? एडियाबैटिक का। और ये जो प्रोसेस है ये कौन सी हो जाएगी? आइसोथर्मल। इसका मतलब जो कंप्रेशन प्रोसेस है उसमें एडियाबैटिक वर्क ज़्यादा होगा। डब्ल्यू एडियाबैटिक ज़्यादा होगा किससे? डब्ल्यू आइसोथर्मल से। फाइनल प्रेशर यहां पर हो रहा है ज़्यादा, ये 1 है और ये 2 है। फाइनल प्रेशर यहां पर ज़्यादा हो गया किससे? इनिशियल प्रेशर से। फाइनल टेम्परेचर यहां पर ज़्यादा हो जाएगा किससे? इनिशियल टेम्परेचर से। फाइनल वॉल्यूम यहां पर कम हो जाएगा किससे? इनिशियल वॉल्यूम से। समझ आ गई ये चीज? इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ गैस, इन एडियाबैटिक एक्सपेंशन ऑफ गैस, ऑप्शन ए है इट्स प्रेशर इंक्रीजेस, इट्स प्रेशर इंक्रीजेस। ऑप्शन बी है इट्स टेम्परेचर फॉल्स। सी है इट्स डेंसिटी डिक्रीजेस। और ऑप्शन डी है इट्स थर्मल एनर्जी इंक्रीजेस। बताओ भाई क्या ऑप्शन आएगा? अभी बताया था। एडियाबैटिक एक्सपेंशन में इनमें से कौन सा सही होगा? टेम्परेचर उसका कम हो जाएगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगा, थर्मल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। अभी बताया था, पीछे देख सकते हो जाके। यहाँ पे अभी बताया था ना मैंने, एक्सपेंशन प्रोसेस के अंदर फाइनल टेम्परेचर कम हो रहा है, इनिशियल टेम्परेचर ज़्यादा है। फाइनल टेम्परेचर कम हो रहा है भाई, कम हो रहा है, तो टेम्परेचर फॉल होगा। बी ऑप्शन आएगा, बी।